8 gram methane undergoes combustion in excess of oxygen, then find mass of product form. And also calculate mass of O2 needed to do complete combustion. चलो निकालो। देखो सबसे पहली बात, एक बात सुनो ध्यान से। इसमें लिखा है कि 8 ग्राम मेथेन अंडरगोस कंबशन इन एक्सेस ऑफ O2। तो एक्सेस ऑफ O2 का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन करवाना। किसी भी चीज का अगर कंप्लीट कंबशन करवाया जाता है तो हमको एक्सेस ऑफ O2 लेना पड़ता है, अदरवाइज फिर वो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा वहां पर। और आपने शायद अभी ना सुना हो कि अगर कार्बन का कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो CO2 बनता है कार्बन का, और अगर कार्बन का तुमने इनकम्प्लीट कंबशन करवाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन हम नहीं करवाते कभी भी, हमेशा कंप्लीट कंबशन ही करवाना होता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा बताओ पहले। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O, ठीक है। अच्छा चलो भाई जल्दी करो, सब लोग निकालो। चलो भाई बताओ, सबसे पहले अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर ये गैस है और ये लिक्विड, और मेथेन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो अगर हम कंबशन करवाएं सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसको एक्सेस में ले रखा है, तो एक्सेस लिख दो उसके नीचे। हम लोगों ने केवल 8 ग्राम मेथेन लिया, 8 ग्राम मेथेन, मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगी। मैंने बताया था आपको, अगर एक चीज गिवन हो तो उसी के रिस्पेक्ट में होना है कैलकुलेशन पूरा। तो आप सोचो जरा सबसे पहले कि अगर अपन मास एनालिसिस करें
तो बताओ, एक मोल CH4 से एक मोल CO2 बनता है, मतलब 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 बनता है, यस और नो? तो भाई एक ग्राम से कितना बनेगा? 44/16 ग्राम CO2। तो 8 ग्राम CH4 से कितना बनेगा? 44/16 इंटू 8 हुआ ना? तो कितना आ गया? 22 ग्राम CO2। चलो, क्या सेम आप वाटर निकाल सकते हैं बेटा? एक मोल CH4 से 2 मोल वाटर बनता है, मतलब 16 ग्राम CH4 से 36 ग्राम वाटर बनेगा, क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम होता है ना। तो 16 ग्राम से 36 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 36/16। और 8 ग्राम से कितना बनेगा? 36/16 इंटू 8। तो आंसर आ जाएगा। हाँ, अब बताओ कि O2 कितना कंज्यूम हुआ? बताओ, O2 कितना कंज्यूम हुआ? 16 ग्राम। सही है। देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना तो काफी आसान है, प्रोडक्ट के हिसाब से आप निकाल सकते हो, मास मास एनालिसिस कर लो। अच्छा, हमने यहाँ पे मास मास एनालिसिस क्यों किया? कोई काफी आसान था करना, तो कर लिया आराम से, नो डाउट। अब ये पूछ रहा है कि कितना O2 कंज्यूम हुआ, तो आप देख लो, सबसे पहले कर लो मोल मोल एनालिसिस। तो एक बात बताओ कि जैसे अगर हम 1 मोल मेथेन लेते हैं तो कितना O2 कंज्यूम होता है? इससे 2 मोल कंज्यूम होता है ना। तो 8 ग्राम मेथेन में कितने मोल? 0.5। तो 0.5 के हिसाब से बेटा कितना मोल कंज्यूम होगा? भाई 1 मोल से 2 मोल कंज्यूम होता है, 0.5 से 1 मोल, 1 मोल होगा ना। तो 1 मोल ये कंज्यूम हुआ है, तो 1 मोल O2 में कितना वेट? 32 के बराबर। तो हमें आ गया ना, तो बस यही आंसर आएगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये कर लो पूरा कंप्लीट जल्दी से। किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ ले, कौन सा स्टेप कैसे आ गया। सबसे पहले हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, अब यहाँ पे कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले CH4 का जो वेट था वो 8 ग्राम दे रखा था, उससे मोल निकाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 0.5। तो बेटा 1 मोल से 2 मोल कंज्यूम होता है, तो 0.5 से 1 मोल कंज्यूम होगा। तो 1 मोल में कितना वेट? 32 ग्राम। और वही पूछ रहा है कि 8 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना O2 कंज्यूम हुआ, तो 32 ग्राम कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। मतलब क्या मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट है? लिख सकते हैं आप? कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लो। देखो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, फाइंड टोटल वॉल्यूम of gases evolve if 0.5 mole of lead nitrate is strongly heated to give NO2 and O2 gas. चलो बेटा, ये क्वेश्चन है आपका।
टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व निकालना है, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। हुआ? सबसे पहले NO2 का मोल निकाल लो, O2 का मोल निकाल लो और उसके करस्पॉन्डिंग उसका वॉल्यूम निकाल लो। सिंपल। सबसे पहले काम करो, आपको 0.5 मोल लेड नाइट्रेट दे रखा है, इस मोल के करस्पॉन्डिंग NO2 गैस कितना बना और O2 गैस कितना बना ये निकालो, और फिर उन दोनों का वॉल्यूम निकालो अलग अलग। अभी कुछ नहीं दे रखा है तो आप STP पर ही मान के चलोगे, सिंपल, ठीक है ना? हाँ, STP पर मान के चलोगे। भाई आपस में बातें ना करें, देखो अपना काम करो। एक मोल से एक मोल NO2 बनता है, एक मोल ये लेने पर एक मोल NO2 बनता है, तो 0.5 मोल लेने पर कितना बनेगा? 0.5 मोल। तो बेटा 0.5 मोल NO2 बन गया, कोई दिक्कत? अब 0.5 मोल NO2 का कितना वॉल्यूम है, तो कुछ ना दे रखा हो तो STP पर ही निकालो, तो कितना हो जाएगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ NO2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4 लीटर। यस और नो? हाँ ठीक है, मतलब इतना ही हो जाएगा ना। चलो सेम बताओ, यहाँ पर एक मोल से एक मोल O2 बनता है, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा? 0.5 मोल, मतलब 0.5 मोल O2 बनेगा, तो 0.5 मोल O2 का कितना वॉल्यूम होगा? इतना ही होगा। तो दोनों को उठा के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, बस इतना काम करना है। बैलेंस नहीं है क्या? अरे हाँ, ये सही ध्यान दिया, देखो बिल्कुल सही बोल रहा है ये, एकदम गलत है ये, अभी अपन गलत कर रहे हैं। रिएक्शन तो बैलेंस करो। देखो सबसे पहले तो PbO में यहाँ पे कितना कर दें? 2 कर दें क्या? चलो अच्छा, नाइट यहाँ पे 2 करें, इधर 2 कर दें। चलो NO2 को 2 किया। अब देखो इसके कुछ करने की रिक्वायरमेंट है क्या? एक Pb 2 NO, कितने ऑक्सीजन? 4 5 6 7। कहाँ हुआ बैलेंस? ये काम करो, इसको हाफ O2 करो, फिर अभी चेक करो। एक Pb कितने ऑक्सीजन है जरा बताओ? 4, एक 5 और एक 6, और यहाँ पर कितना है? 6, और एक Pb नाइट्रोजन कितने? 2। अब बैलेंस हुआ है जाके ये पूरा, समझे ना? अब लगा स्टैचोमेट्री, ये गलती कर रहे थे हम लोग वैसे भी। चलो देखो कैसे लगाएंगे बेटा। एक मोल से 2 मोल बनता है, बातें नहीं। एक मोल से 2 मोल बनता है, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा? बोलो। 1 मोल NO2 बनेगा, बनाना 1 मोल NO2। तो बताओ 1 मोल NO2 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। चलो इतना आ गया। यहाँ आ जाओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ, चलो पहले बताओ कितना मोल O2 बनेगा? एक मोल से हाफ मोल O2 बनता है, एक मोल से हाफ मोल O2 बनता है। 0.5 मोल से कितना बनेगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 मोल O2 कितना होगा ये? 0.25 ना, मतलब 0.25 लिख सकते हैं बेसिकली, 0.25 मोल O2। अब बताओ, तो बस वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना हो जाएगा बेटा? 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। अब दोनों को, इसका वॉल्यूम निकालो, ये इसका निकाल दिया, ये दोनों को उठा के ऐड कर दो, वही आपका फाइनली आंसर है। चलो कर लेंगे ना अभी आप? तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूलें, वरना ऐसे गलती हो जाएगी फिर।
चलो भाई जल्दी करो, फिर अभी 2 क्वेश्चन और कराने हैं आपको। कल मेरा क्लास नहीं होगा, मतलब कल थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो कल मैं आपके पास आरसीएम है क्या? आरसीएम बुक नहीं है क्या? तो आरसीएम बुक का मोल ट्रायंगल और खुद स्टैचोमेट्री का मैं एक पीडीएफ डालूंगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो गया हूँ, मतलब तो वो कल बैठ के सॉल्व करना। 25 क्वेश्चन है यार। टेलीग्राम पे ग्रुप बना है क्या आपका? टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं बना है। टेलीग्राम पे कोई एक स्टूडेंट ग्रुप बनाए पहले और मुझे भी ऐड कर दे उसमें, तो फिर मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना? इतना काम कर देना, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप पे तो डाल ही दूंगा वैसे भी। हाँ वहां पर तो मैं कर ही दूंगा। आप कोई टेलीग्राम का ग्रुप बना दे, उसमें मुझको भी ऐड कर देना फिर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बातें ना करें, देखो क्वेश्चन लिखो। 13.5 ग्राम of aluminum metal is dissolved in excess of H2SO4. Solution, yeah, excess of H2SO4. Find out volume of hydrogen gas evolve at STP. चलो सॉल्व करो। इसका रिएक्शन लिख के दिखाओ क्या होगा। वैसे रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी सीखा था, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको। कोई रिएक्शन बताए बेटा, आप कोई बता सकता है कौन सा रिएक्शन है ये है? हाँ मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ये वाला रिएक्शन है। क्या बनेगा बताओ? वाटर नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर उस रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद स्टैचोमेट्री लगाओ, फिर मोल निकाल के फिर वॉल्यूम आएगा। इतना काम करो, जल्दी सॉल्व करिए। बताओ। देखते हैं, पहले देखो बेटा बैलेंस इक्वेशन ये बनेगा। देखो देखो बेटा, ये इक्वेशन है, सही है। अब एक काम करो कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है आपको, मतलब मोल निकाल लो पहले सीधा। तो बताओ एल्यूमिनियम के कितने मोल्स आएंगे? 13.5 डिवाइडेड बाई 27,
दैट इज 0.5। कितना आया? 0.2। चेक करो, देखते हैं। चलो 13.5 डिवाइडेड बाई 27 दैट इज 0.5 तो आ रहा था। अरे यार वही तो लिखा था मैंने। हाँ ठीक है, चलो इतना आगे, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बताओ जरा, सुनो, ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस रहेगा, और ये गैस है। एक्वस मतलब क्या है कि वाटर में वाटर और प्लस साथ में H2SO4 दोनों थोड़ा थोड़ा लेके एक सॉल्यूशन बनाया है, और उसमें एल्युमिनियम मेटल हमने डाला है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, और सॉल्ट क्या बना है? Al2SO4 का होल थ्राइस। इसे अपन एसिड बेस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। भले ही इसमें H2 नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब सुनो, 2 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन गैस बनता है, तो 2 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन गैस बनता है। बोलो हाँ या ना? तो बेटे 1 मोल से कितना बनेगा? 3/2 मोल हाइड्रोजन गैस। तो हमें कितने मोल से चाहिए? 0.5 मोल से चाहिए। 0.5 मोल एल्युमिनियम से बनेगा 3/2 इंटू 0.5। तो 3/2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.75। 0.75 मोल हाइड्रोजन गैस। बताओ समझ में आया क्या? 0.75 मोल हाइड्रोजन गैस निकल के आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 22.4 से, तो फाइनली आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, $16.8 लीटर आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं करने को। चलो बेटा जल्दी नोट करो। हुआ? नोट नहीं किया क्या अभी तक आप लोगों ने? कोई डाउट है किसी को? चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड in kg for complete combustion of 1 kg ब्यूटेन। इसका मुझे फाइनल आंसर चाहिए। आवाज कोई नहीं करेगा, देखो आपस में डिस्कशन मत करो। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया, कैसे करोगे? फाइनल आंसर बताओ। ऑप्शन देता हूं जरा मैं आपको। चलो सॉल्व करो, एकदम बातें नहीं आपस में बिल्कुल भी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलो। इक्वेशन लिखना चाहिए। इक्वेशन ऑलरेडी मैंने आपको जनरल बताया हुआ है। जनरल इक्वेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है।
इसका सही आंसर चाहिए। ब्यूटेन। इस ऑप्शन को चेंज करता हूं मैं जरा, 3.58 करता हूं इसको। सॉल्व करके दिखाओ पूरा। बताओ ऐसा कुछ क्वेश्चन आया क्या? ऑप्शन भूल गए क्या लिखना? पहले ये चेक करो, पहले ये बताओ ये इक्वेशन यही है क्या जो आपने लिखा है? देख लो, C4H10 plus 6.5 O2 gives 4 CO2 plus 5 H2O। ठीक है, तो मतलब देखो ऐसा है, ये यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन, तो उसको अपन ने 6.5 लिखा है, जो भी डिवाइड में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वैसा लिखा है। मतलब भाई कोई ये मत कंफ्यूज हो जाए कि सर ऑक्सीजन यहाँ पर 6.5 है, यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना है, अपन ने वैसा नहीं लिखा, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बताओ जरा, बोलो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है टोटल? 8 इधर पे और 5 इधर, 13, तो ये भी 13 ही है। समझ में आ रही बात? 6.5, 6 में तो 12 हो गए और 0.5 मतलब 8, दैट इज 13। ये समझ में आ रही ना बात? अगर 0.5 हटा दो तो 6 O2 बचेगा, मतलब 12 तो ये हो गए, और 0.5 मतलब क्या 8, तो कितना हो गया 13 O2 लिखा है ये। या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते, देखो 13/2 O2 तो 13 होता ना, ये तो लिखना समझते हैं ना सब लोग, तो इसका मतलब 6.5 भी हम इसको लिख सकते हैं सिंपल। चलो, तो सबसे पहली बात ये है कि आपका बैलेंस इक्वेशन ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सबसे पहले आप इसके निकालो मोल। तो मोल निकालो, मोल कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे मोल बेटा बताओ? 1000/58, वाई 1000/58। 1000 क्यों किया? क्योंकि अपन जो
हाँ वो ग्राम में होता है नीचे वाला स्पीसीज वो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मास ऑक्सीजन का नीड होगा कंप्लीट कंबशन के लिए। तो देखो आप एक बात बताओ, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं कंप्लीट कंबशन के लिए, इसका 1 मोल लेते हैं तो उसका कितना मोल रिक्वायर्ड है 6.5। तो उसका 1000/58 के लिए कितना रिक्वायर्ड है 6.5 इंटू 1000/58। तो जरा देखो अपन लिखेंगे यहां पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन, फॉर कंप्लीट कंबशन। बोलना बेटा कितना यूज होगा, देखो 1000/58 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, ये मोल्स ऑफ O2 नीडेड है। 1 मोल के लिए इतना मोल रिक्वायर्ड है, तो इतने मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा O2, इतना मल्टीप्लाइड बाई दिस। यस और नो, कर सकते हैं ना। तो बस वही चीज अपन ने यहाँ पे निकाल दी। ये हो गया मोल्स ऑफ O2 नीडेड, लेकिन अपन को क्या चाहिए मास चाहिए। तो क्या लिखे अपन मल्टीप्लाइड बाई इसका, हाँ 32 कर दें तो सिंपल है। तो खैर चलो अपन यहाँ पे लिखते हैं नीचे मास। तो मास ऑफ O2 नीडेड तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ 1000 इंटू 6.5 इंटू 32/58। ये तो आया मास आपका ग्राम में, लेकिन आपको किस में चाहिए केजी में, तो डिवाइडेड बाई मतलब हाँ 1000। यस और नो। तो बस इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। 32 इंटू 6.5/58 कितना होता है, चेक करते हैं जरा 3.58। अच्छा देख रहे हैं, देखो 32 इंटू 6.5 दैट इज 208 डिवाइडेड बाई 58 दैट इज 3.58 आया, मतलब डी ऑप्शन 3.58 केजी। डी ऑप्शन था ये 3.58 जो मैंने लिखा था लास्ट में। बोलो अब कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ये अभी मैंने आज की क्लास में आपको 4 क्वेश्चन और कराए, अभी स्टैचोमेट्री के 4 क्वेश्चन और कराए मैंने आपको, 2 अलग वैरायटी के और 2 एक जैसे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई जल्दी से। ये सब अभी वो प्रॉब्लम चल रही हैं जिसमें केवल एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है, और अभी जाके जब 2-2 की होंगी तो प्रॉब्लम थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनता जाएगा फिर। तो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे डिफिकल्ट बनना है, इसलिए आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से एकदम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन लिखा। इक्वेशन लिखने का तरीका हमने जनरल इक्वेशन आपको दिया है, आप उससे लिख सकते हो। सबसे पहले हमने इसके मोल निकाले, फिर हमने देखा कि 1 मोल के लिए इतना रिक्वायर्ड होता है O2, इतने मोल के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, इतना मोल रिक्वायर्ड होगा, और मल्टीप्लाइड बाय 32 करके उसका मास निकाला तो वो ग्राम में आया। फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के बाद 3.58 kg आ गया। ठीक है ना। तो आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा। तो चलो जरा कुछ और 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ जरा अच्छे। लिखो क्वेश्चन लिखिए। एक क्वांटिटी ऑफ 2.76 ग्राम of silver carbonate on being strongly heated yield a residue जिसका वेट है, ठीक है ना, रेसिड्यू जो भी है, चलो अच्छा कितना होगा, और Ag का मोलर मास दे रखा है 108। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 2.32 ग्राम, और ऑप्शन डी है आपका 2.64 ग्राम। बोल रहा है कि एक क्वांटिटी ऑफ 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन
बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड ए रेसिड्यू, कितना रेसिड्यू यील्ड करेगा। अब सुनो, देखो पहले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो पहले क्वेश्चन नोट करो फिर आगे की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नोट किया? क्वेश्चन को पहले पढ़ो और इसमें लिखा हुआ है कि यील्ड ए रेसिड्यू, इसका मतलब क्या है? यील्ड ए रेसिड्यू का मतलब क्या है? देखो जब भी कभी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने या फिर सॉलिड मास बच जाए, जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया, ठीक है, तो 5 ग्राम मान लो कोई सब्सटेंस लिया था, गर्म कर रहे थे हम उसको, तो 5 ग्राम में 2 ग्राम बच गया और बाकी गैस की फॉर्म में उड़ गया, तो रेसिड्यू कितना बचा? 2 ग्राम रेसिड्यू बचा। तो किसी रिएक्शन में अगर सॉलिड मास बचता है तो वो एक रेसिड्यू होता है, या फिर पीपीटी भी रेसिड्यू की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखने की बात करें बेटा, तो देखो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बोलो बेटा। सिल्वर कार्बोनेट क्या होता है? AgCO3 नहीं होता, Ag2CO3 होता है। कैसे पता किया ये होता है? अरे भाई Ag प्लस होता है और CO3 2 माइनस होता है, तो Ag प्लस और CO3 माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ag प्लस होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, Ag प्लस होता है और CO3 2 माइनस होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Ag2CO3। इतनी बात समझ आती है आपको? चलो, गर्म किया हम लोगों ने, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मैं बताता हूं। प्रोडक्ट बनता है बेटा Ag2O प्लस साथ में CO2 गैस, ठीक। चलो अच्छा, एक चीज और ध्यान दो जरा क्वेश्चन में। पहले तो बोल रहा है कि स्ट्रांगली हीटेड, तो बेटा नॉर्मल हीट करने पर ये तो बन जाता है। एक बात और बताना चाहता हूं आपको जरा मैं, कि ये भी फर्दर डिकम्पोज हो जाता है बाद में। फिर ये फर्दर डिकम्पोज होने के बाद बनाता है सिल्वर प्लस O2 या हाफ O2, ये बनाता है। अच्छा, ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है स्ट्रांगली हीटेड, मतलब हम लगातार हीट्स को हीट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने Ag2CO3 को हीट किया पहली बार में, तो हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले Ag2CO3 कन्वर्ट हो जाएगा Ag2O प्लस CO2 में। और क्या बोल रहा है? स्ट्रांगली हीटिंग, मतलब हीटिंग, अभी हीटिंग जारी है, लगातार हीट करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि Ag2O भी फर्दर डिकम्पोज हो जाता है बाद में, तो क्या बनाता है? ट्वाइस Ag प्लस O2। तो इसका नेट रिएक्शन देखो अपन कैसे लिखेंगे, मैं बताता हूं आपको, वरना आपका आंसर नहीं आ पाएगा फिर अच्छे से। देखो Ag2CO3 को अगर अपन स्ट्रांगली हीट करें काफी देर तक, तो पहले Ag2O बना, वो बीचों बीच बनेगा और फिर वो फिर से फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, तो क्या बना देगा ये? ट्वाइस Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। बोलो रिएक्शन बैलेंस हुआ क्या? बोलो हुआ क्या? इस रिएक्शन से आपका आंसर आएगा, इससे आपका बेटा आंसर आएगा, इससे ध्यान रखना। और अगर बोलता केवल हीटिंग, नॉर्मली हीटिंग कर रहे हैं, तो फिर रिएक्शन ऊपर वाला वैलिड था, लेकिन अगर बोले स्ट्रांगली हीटिंग, तो फिर आपको नीचे वाला ही रिएक्शन देना पड़ेगा। चलो, रिएक्शन बाद में मैं सब एक साथ आपको लिखा के दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में आ रहे हैं वो मैं खुद बता रहा हूं आपको। तो अब हमारे लिए ऊपर वाला रिएक्शन कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में स्ट्रांगली हीट करवाया है उसने, तो हमारे लिए अब ये क्वेश्चन काम का है बेटा, ये वाला। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रांगली हीटिंग, तो फर्क है बेटा, स्ट्रांगली हीटिंग। जैसे एक 10th क्लास में भी रिएक्शन होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको बताता हूं।
कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट सुनना ध्यान से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं पहली बार में तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब फिर से हीट करते हैं, लगातार हीट करते जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट के क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, मतलब लास्ट तक जाता है पूरा एकदम। इसी तरीके से ये भी है, Ag2CO3 को नॉर्मली हीट करेंगे तो पहले Ag2O बनेगा और साथ में CO2 गैस निकलेगा, फिर और हीट करेंगे तो Ag2O भी टूट जाता है Ag प्लस O2 में। तो फाइनली देखो ये रिएक्शन बनकर सामने आपके आया है। अब इससे आपका आंसर फाइनली आएगा। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। क्या किसमें? अरे अच्छा रेसिड्यू आपको निकालना ये पूछ रहे हो। देखो AgCO3 सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस है, ये गैस है। ऑब्वियसली CO2 गैस होता है, O2 गैस होता है, तो Ag तो सॉलिड ही होगा ना, तो रेसिड्यू फिर यही होगा। तो आप सोचो 1 मोल सॉलिड लेने पर 2 मोल रेसिड्यू बनता है। तो पहले तो आप 2.76 में सिल्वर कार्बोनेट को क्या निकाल लोगे, मोल निकाल लो पहले, मोल। चलो तो बेटा सबसे पहले मोल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा मोलर मास बताओ कितना है, 276 है, तो कितना हो जाएगा 0.01, यस और नो, 0.01 आया। तो बस फिर 1 मोल Ag2CO3 लेने से 2 मोल रेसिड्यू बनता है, तो 0.01 मोल लेने से कितना बनेगा, 0.02 बनेगा, ठीक है। और 0.02 बनेगा मोल, और फिर इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका मास निकालोगे। तो चलो जरा, तो 1 मोल नहीं आ रहा, ट्वाइस मोल Ag रेसिड्यू बनता है, तो 0.01 से बनेगा 0.02 बनेगा। अब निकालो बेटा वेट, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 108, दैट इज ऑप्शन ए 2.16। ठीक, चलो भाई सारे बच्चे जल्दी से कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो, बोलो। समझ आ रहा है? तो मेन यहाँ पर क्या है, रिएक्शन लिखना, बाकी सब तो वही था। रिएक्शन एक बार लिख गया तो सिंपल सी बात है, रेसिड्यू क्या है यहाँ पर, Ag सिल्वर। तो Ag2CO3 को जब तुम गर्म करोगे ना, तो CO2 अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है, ब्लैक कलर का Ag बचता है खाली, बस ब्लैक कलर का रेसिड्यू बचता है खाली, बस केवल। ठीक है, तो वही रेसिड्यू की बात कर रहा है, तो वो Ag का रेसिड्यू होता है। तो आपको सिंपल सा निकाल सकते हो आराम से, बस फिर चलो ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और, यहां तक हो गया, क्वेश्चन लिखो। द मिनिमम मास ऑफ sulfuric acid needed for dissolving 3 gram of magnesium carbonate ऑप्शन ए है 3.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 7 ग्राम, ऑप्शन सी है 1.7 ग्राम, और ऑप्शन डी है 17 ग्राम। चलो बेटा निकालो। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका इक्वेशन खुद से बनाएं, जरा थोड़ा ट्राई करें बनाने का, शायद बन जाए।
अब देखो फिर देखो बात करने लगे आप लोग, बेटा अपना अपना करो। रिएक्शन क्या बना? बताओ भाई रिएक्शन क्या बनेगा? कुछ तो होगा। हम पहले बताओ किसको किसको मिला रहे हैं हम लोग, ये बताओ पहले। सल्फ्यूरिक एसिड और हाँ दैट इज MgCO3 प्लस H2SO4 को मिलाने पर पता क्या बनता है? देखो मैं बताता हूं बेटा आपको, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो बनता है MgSO4 और प्लस, सुनो, Mg इधर SO4 के साथ, तो ये दोनों साथ में आने चाहिए। तो क्या बनेगा? H2CO3। लेकिन H2CO3 फर्दर टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो अपन ऐसे लिखते हैं, देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो बैलेंस है क्या इक्वेशन, देख लो भाई जल्दी। तो बस फिर अब रिएक्शन बन गया, तो आप निकाल डालो जल्दी से बस। अब तो आंसर ही बताना है फाइनली। 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को लेने पर कितना मिनिमम सल्फ्यूरिक एसिड का मास यूज होगा? आप बेटा इसमें मास एनालिसिस कर लो, मास एनालिसिस, मोल मत करो, क्योंकि वैसे भी 1 है ना, यहाँ पर 1 ये है 1 ये है क्या। हाँ तो 3 ग्राम दे रखा है ना, क्या दिक्कत है? 3 ग्राम से पूछा है कितना यूज होगा ये मिनिमम। मास एनालिसिस करो, पहले मोल करो। बताओ 1 मोल MgCO3 से 1 मोल H2SO4 यूज होगा। 1 मोल MgCO3 के लिए 1 मोल H2SO4 यूज होगा, मतलब MgCO3 का कितना 1 मोल में मास होता है? 108 84 ना, 84 ग्राम। बताओ इसका 98 ग्राम, यस और नो? भाई हम ये बोलेंगे कि 1 मोल MgCO3 से 1 मोल H2SO4 रिएक्शन कर रहा है, तो मतलब उसका क्या मास में क्या बोलोगे? 84 ग्राम से 98 ग्राम रिएक्शन करता है, तो बताओ 84 ग्राम MgCO3 से 98 ग्राम H2SO4 रिएक्शन करता है, तो एक से कितना होगा? 98/84। तो पूछ कितने से रहा है? 3 ग्राम से कितना होगा? तो 3 ग्राम से बोलो बेटा कितना होगा? 98/84 इंटू 3। बस यही आपका आंसर है फाइनली, बस और क्या। यही पूछ रहा था कि 3 ग्राम MgCO3 से कितना मिनिमम H2SO4 यूज होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, आंसर बता दो, बस वही फाइनली आपका आंसर है। तो बेटा यहां से आपका स्टैचोमेट्री की बेसिक प्रॉब्लम खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, नया टॉपिक। जो भी आए भाई आपका फाइनली आंसर है। देख लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, बंद करें इसको।